नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के कारण दिन भर के लिए स्थगित। संसद ने व्यापक विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली गैरकानूनी गतिविधि निषेध संशोधन विधेयक 2022 और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया। सरकार ने कहा, देश में 27 जुलाई तक 5068 विदेशी कंपनियां पंजीकृत हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह 4 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी किया। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग में 8 लोगों की मौत। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर लॉन बॉल में देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया। जूडो में सुशीला देवी लिकमाबाम 48 किलो भार के फाइनल में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे वार्नर पार्क में खेला जाएगा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया। राज्यसभा में प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग के आरोप और महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। कई स्थगन के बाद जब दोपहर में कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, वामदल और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाने लगे। सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष पर महंगाई के मुद्दे पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में पिछले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और श्री गोयल की टिप्पणियों का मुद्दा उठाया। प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग के आरोप पर श्री गोयल ने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती और वे अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कानून तोड़ा है उन पर कार्रवाई की जाएगी। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और नारेबाजी के कारण दोपहर में स्थगित हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि वो सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाने हैं। उन्होंने विपक्ष से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। श्री जोशी ने कहा कि अगर विपक्ष मूल्य वृद्धि पर बहस चाहता है तो वो आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि विभिन्न मुद्दों को उठाकर विपक्ष सदन में महंगाई के मुद्दे पर बहस करने से भाग रहा है। विपक्ष महंगाई से भाग रहे हैं, उनके मन में शंका है कि सरकार ने जो अच्छे काम किए वो सामने आएंगे और ऑपोजिशन को खुलासा कर देंगे कि कैसे ऑपोजिशन के राज्यों ने महंगाई के ऊपर ठोस कदम नहीं उठाए, वैट भी नहीं कम किया पेट्रोल डीजल पे। ऑपोजिशन अब महंगाई की चर्चा से, जीएसटी की चर्चा से भाग रही है। ये पूरी तरीके से आज स्पष्ट हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बढ़ती कीमतों का मुद्दा सदन की कार्यसूची में शामिल है, लेकिन विपक्ष इस पर बहस के लिए तैयार नहीं है। सरकार की ओर से यह है कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। महंगाई पर चर्चा आज लगी है, लेकिन विपक्ष आज भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। इससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब भी होता है कि ये लोग चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अभी भी प्रश्न देश से जुड़े हुए पूछे जा सकते थे, लेकिन प्रश्नकाल को भी चलने नहीं दिया गया। आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है, देश की जनता भी ये जानना चाहती है।
संसद ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। सदन ने विधेयक के बारे में वामपंथी सदस्य के संशोधन को अस्वीकृत कर दिया। लोकसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया था। विधेयक में अंटार्कटिक संधि को प्रभावी बनाने का प्रावधान है। इस संधि के अनुसार अंटार्कटिक जीवित संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के प्रोटोकॉल पर हुए कन्वेंशन को मान्यता दी गई है। भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंटार्कटिका बहुत ही अनूठी भूमि है और भारत ने इसके बारे में 4 संधियां की हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के अंटार्कटिका में मैत्री और भारती 2 प्रतिष्ठान मौजूद हैं। संसद ने व्यापक विनाश के हथियार और वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधि निषेध संशोधन विधेयक 2022 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने आज इसे स्वीकृति दी। ये विधेयक व्यापक विनाश हथियार और वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए लाया गया है। वर्ष 2005 का अधिनियम व्यापक विनाशक हथियार और वितरण के साधनों, परिवहन या हस्तांतरण जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। व्यापक विनाश के हथियार जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद एक गंभीर खतरा है और व्यापक विनाश के हथियार भी गंभीर खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक सुरक्षा और देश की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। सरकार ने कहा है कि 27 जुलाई तक देश में 5068 विदेशी कंपनियां पंजीकृत हैं। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बाद विदेशी कंपनियों को कंपनी पंजीयक दिल्ली पंजीकृत करता है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में से 1777 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है। सरकार निष्क्रिय विदेशी कंपनियों का पंजीकरण रद्द नहीं करने पर भी विचार कर रही है। सरकार की अगले 5 वर्ष में 220 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों के विकास और संचालन की योजना है। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में कहा कि वर्ष 2014 तक देश में 74 हवाई अड्डे संचालित थे। इस समय देश में 114 हवाई अड्डे चालू हैं। इनमें 8 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे शामिल हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश के पास 410 विमानों का बेड़ा था और अब देश के पास 686 विमानों का बेड़ा है। अगले कुछ वर्षों में विमान बेड़े में 10 से 12% वृद्धि की संभावना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में 23 अरब रुपए की 119 किलोमीटर लंबी 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री गडकरी ने कहा कि ये परियोजनाएं इंदौर सहित राज्य में सड़क संपर्क सुविधा बेहतर बनाने के लिए शुरू की जा रही हैं और इससे प्रगति का मार्ग सुगम होगा। श्री गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल जैसे महंगे ईंधन के स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, बायो सीएनजी अपनाने से भविष्य की योजनाओं का कार्यान्वयन सुगम होगा। उन्होंने कहा कि डीजल बस चलाने पर प्रति किलोमीटर 115 रुपए खर्च होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक बस पर प्रति किलोमीटर केवल 41 रुपए खर्च आता है। नीति आयोग ने अपने 2 प्रमुख कार्यक्रमों के लिए इन्क्यूबेटर्स की वर्तमान व्यवस्था का विस्तार करने और उन्हें वैश्विक बेंचमार्क तथा श्रेष्ठ परिपाटियां सुलभ कराने का आह्वान किया है। ये कार्यक्रम है अटल इन्क्यूबेशन सेंटर और अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर ने नई दिल्ली में बताया कि ये दोनों कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन के तहत चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना के माध्यम से देश में नवाचार पारिस्थितिकी बनाना और उसका समर्थन करना है। श्री अय्यर ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत की स्टार्टअप और उद्यमिता पारिस्थितिकी को समृद्ध करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्र ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और आवश्यक परामर्श देने के लिए कार्यदल का गठन किया है। ये दल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाओं और टीकाकरण की संभावना का पता लगाएगा। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव की बैठक में ये निर्णय लिया गया। देश में अब तक 4 व्यक्तियों में मंकी पॉक्स संक्रमण मिला है। इनमें से 3 केरल और 1 दिल्ली का है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया,
जब से मंकी पॉक्स के ये केसेस आने शुरू हुए, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ भारत के देशों में कुछ हफ्तों से, भारत सरकार ने पूरी तैयारी करा है और इसके साथ साथ एक लेबोरेटरीज का नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए कर दिया गया है। आईसीएमआर की 15 लेबोरेटरीज वो फंक्शनल है, उसमें डायग्नोसिस हो रहा है। वो लेबोरेटरीज देश के 7 हिस्सों में है और रिएजेंट्स की कोई कमी नहीं है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी और बढ़ोतरी करी जाएगी। जो हमारा नॉर्मल सर्वेलेंस का सिस्टम है, जो आईडीएसपी का डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है, उसको पूरा चौकन्ना कर दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से कुछ समय जरूरतमंदों और समाज के वंचित वर्ग की सहायता के लिए समर्पित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य से उतना संतोष और आनंद नहीं मिलता जितना संकट में फंसे लोगों की सहायता करने से मिलता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा समिति के लिए सेवा संस्थान भवन का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने संसाधनों का उपयोग ग्रामीण भारत में सेवा उन्मुखी कार्यक्रम चलाने के लिए करें। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। पात्र चौल से जुड़े धन शोधन के आरोप में श्री राउत को कल रात गिरफ्तार किया गया था। 8 दिन की हिरासत मांगते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि संजय राउत ने प्रवीण राउत को आगे करके काम किया। विशेष सरकारी वकील ने तर्क दिया कि प्रवीण रावत की भवन निर्माण कंपनी को 112 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपए संजय राउत और उसकी पत्नी वर्षा राउत के खातों में भेज दिए गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के दूसरे चरण के परीक्षार्थियों के लिए आज प्रवेश पत्र जारी कर दिए। परीक्षार्थी अब CUET.समर्थ.ac.in वेबसाइट पर लॉगिन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चरण की परीक्षा जुलाई में आयोजित की गई थी। दूसरे चरण की परीक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 20 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर के दमोह नाका क्षेत्र के निकट न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों और अस्पताल के 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के निकट परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उधर हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के अंदरूली में आज दोपहर गोविंद सागर झील में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। सभी युवक पंजाब के मोहाली जिले के गांव बनूर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मुश्किल दौर में पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ और यही कारण है कि आज हम शेष दुनिया के मुकाबले अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में हैं। सुश्री सीतारामन ने कहा कि पहले कभी इस तरह की महामारी नहीं आई, उसके बावजूद सभी ने मिलकर प्रयास किए, जिसके लिए देश की जनता को श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से वैश्विक एजेंसियां लगातार अपनी समीक्षा में कह रही हैं कि दुनिया में खराब स्थिति है, वहीं भारत अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार और आरबीआई के अनेक कदमों के कारण भारत की हालत कई देशों से अच्छी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट देखकर लगता है कि अगर ये शतक लगा दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर कर और जीएसटी से सरकार ने अपना बजट तो पूरा कर लिया होगा और अपना खजाना भी भर लिया होगा, लेकिन देश में करोड़ों परिवारों का बजट बिगाड़ दिया और कमर तोड़ महंगाई से गरीबी बढ़ती जा रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मुफ्त योजनाओं से विपक्ष शासित राज्य सरकारों पर कर्ज बढ़ रहा है तथा मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे ये एक वजह है। श्री दुबे ने कहा कि कोविड के बाद अनेक देशों की हालत खराब है, सभी जगह रोजगार छिन रहे हैं और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। उस स्थिति में भी ये देश बदल रहा है, खुश है और यहां गांव, गरीब, आदिवासी और किसान को सम्मान मिल रहा है। सुश्री सुप्रिया ने कहा कि एक महिला वित्त मंत्री हैं, वो पीड़ा जानती हैं। उनसे आग्रह है कि महिलाओं की तकलीफ पर ध्यान दें। द्रमुक की कनिमोझी ने कहा कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हुआ, जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भरत राम मरगनी ने कहा कि सरकार को ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। भाजपा के उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार ने लोगों को आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाईं। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी दलों को वास्तव में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने और उससे महंगाई होने को लेकर चिंता है तो उनके शासन वाले राज्यों को पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव जीएसटी परिषद में रखना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संसद में महंगाई पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन सरकार इससे निपटने में अक्षम है। तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला ने कहा कि महंगाई की प्रमुख वजह पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है और इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। लोकसभा में आज विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विभिन्न विषयों पर हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद आज कांग्रेस के 4 सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया गया, जिनके साथ ही संसद के मानसून सत्र में सदन के भीतर पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के दौरान तख्तियां दिखाकर प्रदर्शन करने और आसन की अवमानना करने के मामले में गत 25 जुलाई को कांग्रेस के इन 4 सदस्यों को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की सहमति से वो ये व्यवस्था दे रहे हैं कि अब कोई भी सदस्य आसन के निकट और आसन के सामने तख्तियां लेकर नहीं आएगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि उसके सदस्य सदन में तख्तियां लेकर नहीं आएंगे और आसन के सामने तख्तियां नहीं लहराएंगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पिछले दिनों सदन में हुई घटनाओं ने हम सबको आहत किया है, मुझे भी आहत किया है और देश की जनता को भी पीड़ा पहुंची है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज व्यापक विनाश के हथियार और वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधि निषेध संशोधन विधेयक 2022 तथा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित हो गया। सवेरे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के निकट आकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। शिवसेना सदस्य अपने सहयोगी संजय राउत की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी का मुद्दा उठा रहे थे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे जिस मामले को लेकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं उसका सदन से कोई लेना देना नहीं है। सदन के नेता और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई पर चर्चा कराने की जरूरत पर बल देते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष की निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य कई मुद्दे उठाना चाहते हैं, उनमें गुजरात में 100 लोगों से अधिक की मौत का मुद्दा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हमने रखे हैं उनका जिक्र तक नहीं किया गया है। महंगाई पर चर्चा हो, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आपकी जिज्ञासा को लगेगा विराम, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या फिर abhyas.airnews@gmail.com पर भेजे आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट शनिवार रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है पॉलिटिकल साइंस, तो आप रेडी हो जाएं अपने सवालों के साथ। रवाना कर दें हमें जल्द से जल्द। अंतिम तारीख 3 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राज्यसभा की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण दिन भर के लिए स्थगित।
संसद ने व्यापक विनाश के हथियार और वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधि निषेध संशोधन विधेयक 2022 और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किए। सरकार ने कहा, देश में 27 जुलाई तक 5068 विदेशी कंपनियां पंजीकृत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर लॉन बॉल्स में देश के लिए पहला पदक पक्का किया। जूडो में सुशीला देवी लिकमा बाम 48 किलो के फाइनल में। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे वार्नर पार्क में खेला जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह आज 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री सालेह के बीच कल बैठक होगी, जिसमें कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। श्री सालेह का कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज शाम मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम और मालदीव की भारत प्रथम नीतियां एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि ये नीतियां भारत और मालदीव के बीच विशेष संबंध को आगे बढ़ाएंगी। एक रिपोर्ट। हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव भारत का प्रमुख पड़ोसी है और भारत की पड़ोसी पहले की नीति में एक विशेष स्थान रखता है। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद उसे मान्यता प्रदान करने और इस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत का नाम शामिल है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी क्षेत्रों में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति सोलिह की यह यात्रा दोनों नेताओं को इस व्यापक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करने और इसे और गति देने का अवसर प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय कल नई दिल्ली में सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम तिरंगा उत्सव आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में शामिल होंगे। इस अवसर पर देश के लिए अमूल्य योगदान के सम्मान में श्री वेंकैया पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। तिरंगा उत्सव में हर घर तिरंगा गीत और वीडियो का भव्य शुभारंभ भी किया जाएगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान को एक जन आंदोलन में बदलने का आह्वान किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे की तस्वीर लगाने का भी आह्वान किया। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन ने आज नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। डॉक्टर थाउसेन 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। सत्येंद्र प्रकाश ने आज पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया।
वे 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले श्री सत्येंद्र प्रकाश केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजारों में आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में 1% की बढ़ोतरी हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 545 अंक की वृद्धि के साथ 58,116 पर आकर रुका। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 182 अंक की बढ़ोतरी के साथ 17,340 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 79 रुपए 6 पैसे प्रति डॉलर दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना आज 185 रुपए की बढ़त के साथ 51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। और अब बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में भारत स्वर्ण पदक के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा। जूडो में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में आज सुशीला लिकमाबाम फाइनल मैच खेलेंगी। आज ही सुचिका तरियाल, विजय सिंह यादव और जसलीन सिंह सैनी अपने कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगे। स्क्वैश में सुनैना सारा कुरुविला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हॉकी में अब से कुछ देर बाद पुरुषों के पूल बी में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। बैडमिंटन के मिक्स टीम इवेंट के सेमीफाइनल में भारत का सामना सिंगापुर से और टेबल टेनिस में पुरुषों के सेमीफाइनल में भारत का सामना नाइजीरिया से होगा। भारत पदक तालिका में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ छठे स्थान पर है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि आज लोकसभा में सांसदों ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। पहले तो बधाई देता हूं भारतीय वेट लिफ्टर्स को, खिलाड़ियों को, जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम किया है। 3 स्वर्ण, 3 रजत। ये सब मेडल जीतने के साथ साथ आगे और आशाएं खुली हैं कि और ज्यादा मेडल भविष्य में जीतेंगे। आज लोकसभा में माननीय स्पीकर महोदय ने और सभी सांसदों ने भारत के खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है और सबकी आशाएं और बढ़ी हैं कि और मेडल भारतीय खिलाड़ी जीतेंगे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतें। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कैडेट अंडर 17 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय दल को बधाई दी। भारत ने 32 साल बाद ग्रीको रोमन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारत 7 स्वर्ण सहित कुल 14 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे सेंट किट्स के वार्नर पार्क में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। केरल में तेज वर्षा जारी रहने के कारण कल 7 जिलों में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। आज और कल के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण दिन भर के लिए स्थगित। संसद ने व्यापक विनाश के हथियार और वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किए। सरकार ने कहा देश में 27 जुलाई तक 5,068 विदेशी कंपनियां पंजीकृत हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग में 8 लोगों की मौत। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर लॉन बॉल में देश के लिए पहला पदक पक्का किया। जूडो में सुशीला देवी 48 किलो भार के फाइनल में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे वार्नर पार्क में खेला जाएगा।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।